मैनपुरी लोकसभा को समाजवाद नहीं, राम राज्य चाहिए। जिस दिन से हम लोग वोट मांग करके आए हैं, जिस दिन से शुरुआत हुई है, उस दिन से प्रशासन लगा हुआ है कि वोट ना पड़ पाए। वोट ना पड़ने के सब तरीके अपनाए जा रहे हैं। ईडी की जांच चल रही है मेरे ऊपर, हथकड़ियां इंतजार कर रही है मेरा, इस उम्र में कैद की गोठलियां मेरा इंतजार कर रही है तुम्हारे बच्चों के मुस्तकबिल का। नमस्कार, टाइम्स टाइम नवभारत पर देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ भी नहीं। क्या 2024 आम चुनाव के लिए यूपी सबसे बड़ी प्रयोगशाला बना है? क्या मैनपुरी उपचुनाव में बीजेपी जीत दर्ज कर मुलायम के किले को ढहा देगी, या फिर डिंपल यादव मुलायम की विरासत को बचाने में सफल हो पाएगी? यूपी में कल मैनपुरी लोकसभा सीट के साथ रामपुर और खतौली विधानसभा सीट पर उपचुनाव हुए। मैनपुरी में मुलायम परिवार की साख दांव पर है, तो रामपुर विधानसभा सीट पर आजम खान को अपना किला बचाने की चुनौती है। बीजेपी इससे पहले आजमगढ़ में समाजवाद के किले को ध्वस्त कर चुकी है। बीजेपी इस चुनाव में भी जीत का पूरा दावा कर रही है, तो अखिलेश यादव को हार का डर सता रहा है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ट्विटर पर एक वीडियो जारी कर धांधली के आरोप लगाए। इतना ही नहीं, ईवीएम ले जा रही गाड़ी को रोकने की कोशिश भी की गई। अखिलेश यादव 8 दिसंबर को नतीजे आने से पहले ही धांधली का आरोप लगा रहे हैं। सवाल उठता है, क्या इस तरह के आरोप लगाना हार की बौखलाहट है, या फिर सच क्या है? सुनिए पहले वोटिंग के दिन अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा। जो पुलिस को ब्रीफिंग है वो ये है कि समाजवादी पार्टी को वोट ना पड़ने दिया जाए। लगातार शिकायतें आ रही हैं। केवल मैनपुरी लोकसभा की शिकायतें नहीं हैं, बल्कि रामपुर विधानसभा में जिस दिन से हम लोग वोट मांग करके आए हैं, जिस दिन से शुरुआत हुई है, उस दिन से प्रशासन लगा हुआ है कि वोट ना पड़ पाए। वोट ना पड़ने के सब तरीके अपनाए जा रहे हैं। इनके पास जब भी चुनाव हारना होता 2 काम करेंगे, एक आरोप प्रत्यारोप, और दूसरा बेचारी डिंपल जी को चुनाव लड़ा करके हराने के लिए भेज देते हैं। फिरोजाबाद में भी इन्होंने यही किया था ना, और कन्नौज में भी यही किया था। चुनाव हारना है तो उनको आगे कर देते हैं। टीएन शेषन जी के नाम से जानने वाला इलेक्शन कमीशन खत्म हो चुका है। मैनपुरी में जो कुछ हुआ, हमारे लीडर्स को उठाया गया घरों से, पुलिस ने ज्यादतियां करी। ताखा के जो हमारे ब्लॉक प्रमुख हैं और माननीय शिवपाल जी के वो विधानसभा के अध्यक्ष हैं, उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनको पुलिस ने उठाया, कप्तान ने उठाया, पूरी फोर्स के साथ। दहशत फैलाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने जो किया, ये सबके सामने है। इलेक्शन कमीशन तो हमें कहीं दिखा नहीं। साफ दिखाता है कि आप मैनपुरी हो या रामपुर, यादव समाज को, मुसलमान समाज को आप वोटर नहीं बनने देना चाहते हैं। तो अगर मुसलमान और यादव वोटर नहीं, तो इस लोकतंत्र का क्या मतलब है? मैनपुरी की जंग दोनों पार्टियों के लिए अहम है। समाजवादी पार्टी के लिए सीट के मायने क्या है, सबसे पहले आपको बताते हैं। अब अगर मैनपुरी सीट पर समाजवादी पार्टी जीत जाती है, तो जाहिर सी बात है मुलायम परिवार की विरासत कायम रहेगी, और अगर हार जाते हैं तो पूरे प्रदेश में समाप्ति का एक संदेश जाएगा, जो कि बीजेपी कह रही है। अब अगर डिंपल यादव जीत जाती है, तो यादव कुनबा और मजबूत होगा, जो कि इस चुनाव के बहाने एकजुट हुआ है। लेकिन अगर हार मिलती है, तो परिवार के कुनबे में क्लेश और ज्यादा बढ़ जाएगा। अखिलेश परिवार के निशाने पर आ जाएंगे। समाजवादी पार्टी जीत जाती है तो अखिलेश को नई चुनावी ताकत मिलेगी, लेकिन अगर हार गए तो आगे की राह बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगी सियासी तौर पर। अगर मैनपुरी में बीजेपी ने जीत दर्ज कर दी, तो 2024 के लिए चुनाव के लिए बीजेपी के लिए सबसे बड़ा बूम होगा उत्तर प्रदेश में। बीजेपी समाजवाद का गढ़ खत्म करने में सफल होगी और पार्टी के विकासवाद के दावे पर मुहर लग जाएगी। साथ ही ब्रांड योगी की वैल्यू राष्ट्रीय स्तर पर और ज्यादा बढ़ जाएगी। यही वजह है कि योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि वो मैनपुरी में रामराज्य लाने वाले। मैनपुरी लोकसभा को समाजवाद नहीं, राम राज्य चाहिए। राम राज्य का मतलब जहां पर बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ हर गरीब, हर नौजवान, हर किसान, हर महिला को, हर बहन बेटी को और समाज के प्रत्येक तबके को प्राप्त हो सके। राम राज्य एक ऐसी व्यवस्था है जो बिना भेदभाव के शासन की योजनाओं को हर तबके तक पहुंचाता है। यहां जाति के लिए नहीं, क्षेत्र, मत और मजहब के लिए नहीं, सबका साथ
और सबके विकास के वास्तविक भाव के साथ जो कार्य कर सके वही राम राज्य का उदार और उदात्त भाव है। मुख्यमंत्री जी कह रहे थे हम फुटबॉल खेल लेते हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि हम क्या फुटबॉल खेल लेते हैं। और ये नौजवान जानते होंगे कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री जी क्रिकेट खेल रहे थे, उनका बल्ला कहीं घूम रहा था, बॉल कहीं जा रही थी। वो तो कैसे मुख्यमंत्री जी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले नजर आज के सवालों पर जिनके इर्द गिर्द राष्ट्रवाद की चर्चा आगे बढ़ी। पहला बड़ा सवाल यह होगा कि मैनपुरी रामपुर उपचुनाव में होने वाला क्या है। अखिलेश को धांधली का डर सता रहा है तो क्या वाकई ढहने वाला है मुलायम का गढ़। मैनपुरी में भाभी जी यानी डिंपल यादव क्या हार की कगार पर है। सवाल यह भी कि 2024 का सबसे बड़ा प्रयोग क्या ये यूपी में है। और सवाल यह भी कि मैनपुरी में रामराज्य जीतेगा या फिर अखिलेश का समाजवाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाते हैं। हमारे साथ राजकुमार भाटी जी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। सतीश प्रकाश जी हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर। लोकेश जिंदल जी थोड़ी देर में जुड़ेंगे, कांग्रेस पार्टी के नेता। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। डॉक्टर शलभमणि त्रिपाठी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन राजकुमार भाटी जी, मैं डिबेट की शुरुआत आपसे करता हूं। वोट पड़ चुके हैं सर, नतीजा आने वाला है 8 तारीख को और सबसे बड़ी कवरेज लगातार टाइम्स ऑफ नवभारत पर लोग देख भी रहे हैं। सवाल यह है कि मैनपुरी गढ़ है, मुलायम सिंह का क्षेत्र है, सिंपैथी की बातचीत है, लगातार आपको वहां से आशीर्वाद मिलता रहा है। दावा यह भी कि सबसे बड़ी जीत होगी, उसके बावजूद धांधली का आरोप, ईवीएम पर आरोप, चुनाव आयोग पर आरोप। क्या यह वाकई अंदर खाने में रिपोर्ट है कि आप लोगों की हार रहे हैं? आपका सवाल ही इस तरह का हो जाता है गजब। और फिर मैं कुछ कहूंगा तो आप नाराज हो जाते हैं। फिर आप हमें उपदेश देने लगते हैं कि नहीं, मीडिया पे सवाल नहीं उठाना चाहिए, एंकर पे सवाल नहीं उठाना चाहिए। जबकि लोकतंत्र में मीडिया भी लोकतांत्रिक व्यवस्था का ही अंग है। मीडिया आलोचना से बाहर नहीं है। आप उस दिन डिबेट में मुझसे बहुत ज्यादा नाराज हो गए कि मीडिया पे क्यों सवाल उठाते हो, मीडिया पे कोई सवाल नहीं उठना चाहिए। अब आप मुझे 2 सवालों का जवाब दें, अगर आप पत्रकार हैं पांडे जी तो। नंबर 1, जब चुनाव जीत रहे हो और अगर सामने कोई धांधली हो रही हो तो उस धांधली पर सवाल नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि हम तो जीत रहे हैं। धांधली होने दो, बेईमानी होने दो, बदमाशी होने दो, शराब बंटने दो, रुपया बंटने दो, पुलिस को लोगों को धमकाने दो, कार्यकर्ताओं को जेल में बंद करने दो, पुलिस थाने में बैठाने दो। नंबर 1 सवाल तो मेरा आपसे ये है। दूसरा सवाल ये, क्या आप ये मुझे ईमानदारी से बता पाएंगे पत्रकार होने के नाते, निष्पक्ष पत्रकार होने के नाते, कि रामपुर में केवल 31% मतदान क्यों हुआ? रामपुर पीछे नहीं, आप ऐसे ठीक है भाटी जी, मैंने आपको 1 मिनट तक आज जानबूझकर इंटरप्ट नहीं किया कि आपके उस दिन की जो शिकायत थी वो शायद आज दूर हो जाए। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि सर, सवाल करना यहां पर मेरी जिम्मेदारी है, जवाब देने के लिए आपको बुलाया गया है। मैंने एक सवाल पूछा और जिस तरीके से आरोप लग रहे हैं, यह बहुत पुराना खेल है सर, कि ईवीएम पर आरोप लगा दीजिए, चुनाव आयोग पर आरोप लगा दीजिए, आप तो कोर्ट पर भी आरोप लग रहे हैं। जब हमारी बातचीत ना मानी जाए तो मीडिया पर भी आरोप लगा दीजिए। ये बहुत पुराना है, मुझे आपसे कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। मैंने जो सवाल पूछा सर, उस सवाल का जवाब चाहिए कि धांधली की बातचीत हो रही है, चुनाव आयोग पर आरोप लग रहे हैं, पुलिस पर आरोप लग रहे हैं, ये हार का डर है या वाकई धांधली हो रही है? इसके बारे में मुझे पुष्ट जवाब चाहिए और उसका जवाब फिर आगे शलभमणि जी देंगे। आपने माफ करें, मैं माफी चाहता हूं विनम्रता के साथ। आप सवाल नहीं पूछ रहे, आप आरोप लगा रहे हैं। नहीं, मैंने सवाल पूछा, आरोप नहीं लगाया मैंने। भाटी जी, अगर आप इसे आरोप के तौर पर ले रहे हैं तो यह आपके सोच की गलती हो सकती है। मैंने सिर्फ यह सवाल पूछा कि जब मुलायम सिंह यादव का किला, समाजवाद का सबसे बड़ा गढ़, और जहां पर आप लोगों का दावा की ऐसी जीत मिलेगी जो आज तक नहीं मिली। मुलायम सिंह यादव खुद 94,000 के आसपास वोटों से जीते थे और बीजेपी की जीत के दावे का आधार यही है कि वो तो कह रहे हैं कि मुलायम सिंह यादव थे तो 94,000, अब तो डिंपल यादव हैं। अब तो अंतर शायद और घट जाए या फिर समाजवादी पार्टी हार जाए। तो मेरा सिर्फ सवाल है, इसे आरोप के तौर पर ना लें। देखिए, मैं 10 सेकंड बोला, आपने 50 सेकंड उपदेश दे दिया मुझे। मैंने उस दिन यही कहा था कि ये डिबेट नहीं होती, डिबेट का तरीका नहीं है। आप नाराज हो जाते हैं, हमें सिखाओगे डिबेट करनी? अगर आप इस तरह की गलती करोगे तो हम लगातार सिखाएंगे, लगातार ऑब्जेक्शन करते रहेंगे। आप फिर आज भी समय बर्बाद कर रहे हैं। मैं डिबेट की परिभाषा में नहीं जाना चाहता हूं, मैं आपसे जवाब चाहता हूं और फिर मैं शलभमणि जी के पास जाऊंगा।
अरे पांडे जी, मैं ये कह रहा हूँ हमें बोलने का समय दिया करो, आप लगातार अरे तो बोलते दे रहो। तो रहा हूं, शुरुआत में 1 मिनट दिया, पिछले 3 मिनट से मैं आप ही के पास हूं। अब आप आरोप अभी भी चुप प्रत्यारोप नहीं हो। की जगह, अरे सर ठीक है ना, अब आप जवाब दीजिए बिना इधर उधर की बात किए, मैं नहीं रोकूंगा बीच में आपको। जवाब दे रहा हूं मैं। सवाल ये होता है, प्रश्न अगर पूछना हो तो ये पूछा जाता है कि क्या आपको चुनाव में कोई धांधली हुई तो उसके आपके पास सबूत है, आपको क्या आपत्ति है, क्या धांधली हुई है। सवाल सर ये नहीं जवाब होता नहीं कि हुआ हर- ना, जवाब नहीं हुआ ये। और आप मुझे फिर सवाल चल- पूछना मत सिखाइए कि मैं सवाल क्या पूछूं सर, प्लीज। आप फिर चिल्ला- वो मेरा काम है, वो काम मैं मीडिया- अपनी समझ के हिसाब से करूंगा, ठीक है। आपसे जो सवाल मीडिया- पूछा उसका जो भी आपको जवाब समझ में आ रहा है वो जवाब दीजिए सर, फिर मैं शलभ जी से सवाल करूंगा। बोलूं मैं क्या? बिल्कुल बोलिए। कितनी देर बोलूं जो आप मुझे टोके नहीं? कितनी देर का समय दे रहे हैं 30 सेकंड में आपको 20 अनइंटरप्टेड देता हूं। कितने? 30 सेकंड। देखिए, किसी व्यक्ति को आप लगातार सुबह दोपहर शाम पिटाई करते रहे, उसकी उस पर डंडा मारते रहे और फिर कहें देखो ये सुबह भी शिकायत कर रहा था, दोपहर को भी शिकायत कर रहा था, शाम को भी शिकायत कर रहा था। हमें देखना तो ये पड़ेगा क्या सचमुच वो पीटा जा रहा है, नहीं पीटा जा रहा। इस चुनाव में खुली बदमाशी हो रही है, लोगों को धमकाया गया, घरों में घुस घुस के पुलिस ने धमकाया है। रामपुर में वोट नहीं डालने दिया गया, इसलिए 31% पोल हुआ है केवल। ये चुनाव आयोग की जिम्मेदारी बनती है ज्यादा से ज्यादा मतदान हो, उसकी नैतिक जिम्मेदारी है, लेकिन चुनाव आयोग मुंह फेरे हुए है, आंख फेरे हुए है। और मैनपुरी में पुलिस ने हमारे लोगों को प्रताड़ित किया है, धमकाया है। श्रीमती डिंपल यादव जी लगातार शिकायत करती रही लिख लिख के कि पाम होटल में शराब बट रही है, रुपए बट रहे हैं। एक होमगार्ड तक वहां जांच करने नहीं गया। हमने वीडियो दिए हैं, हमारे लोगों को धमका धमका के बूथ से बाहर भगाया जा रहा है और आप उसका मखौल उड़ा रहे हैं कि क्या हार के डर से आप आरोप लगा रहे हो? एक पत्रकार को कम से कम इस तरह एक पक्ष में खड़ा नहीं होना चाहिए। मैं पत्रकार पक्ष तो में नहीं निष्पक्ष- खड़ा हूं भाटी जी, मैंने आपको अनइंटरप्टेड 30 सेकंड दिए, उससे पहले 3-4 मिनट में आप ही के पास था। मैं मखौल नहीं उड़ा रहा हूं, मैंने सिर्फ सवाल पूछा और आप अनावश्यक उसमें उलझ रहे सवाल नहीं हैं। पूछ रहे, ठीक है, मैं आप शलभ आरोप मणि लगा जी के रहे पास जाता हूं। ठीक है आप भाटी जी, आरोप एक लगा मिनट। रहे हैं। अब ठीक है, अब शलभ मणि जी के पास जाने दीजिए। शलभ मणि जी, आप लोग चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी समाप्त हो जाए, आप लोग चाहते हैं कि मैनपुरी की एक सीट भी उनके पास ना रहे, इसीलिए यह आरोप है कि धांधली हो रही है, लोगों को वोट डालने नहीं दिया जा रहा, पुलिस के दम पर आप लोगों ने वोटिंग करवाई है। देखिए राकेश जी, राजकुमार भाटी जी बहुत मजे हुए नेता हैं, हम सबके बहुत अच्छे मित्र भी हैं, लेकिन मैं पिछले काफी मिनट से उनको देख रहा हूं कि इतनी ज्यादा बौखलाहट है, इतना ज्यादा गुस्सा उनके चेहरे पे पहली बार मैं देख रहा हूं, इतना ज्यादा आक्रोश। और ये कहीं नहीं कहीं आक्रोश, ये जो बौखलाहट है उसके पीछे मैनपुरी का चुनाव है। हम कौन होते हैं एक सीट छीनने वाले? आपने हमसे सवाल पूछा कि आप क्या चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी का सफाया हो जाए, तो जिस तरह की विचारधारा है, जिस तरह की इनके कृत्य हैं, जिस तरह का इनका क्रियाकलाप है, जिस तरह की इनकी कार्यशैली है, उत्तर प्रदेश की जनता ने सफाया किया है। हम तो अपनी बात लेकर जाते हैं जनता के बीच में, समाजवादी पार्टी अपनी बात लेकर जनता के बीच में जाती है। और आप पिछले जितने चुनाव हुए आप देख लीजिए, आजमगढ़ को भी आप लोगों ने कहा था कि गढ़ है समाजवादी पार्टी का, और वहां पर इन्होंने परिवार से धर्मेंद्र यादव जी को भेजा था चुनाव लड़ने के लिए, और भारतीय जनता पार्टी ने गरीब रिक्शा चलाकर भोजपुरी कलाकार बने निरहुआ यादव जी को चुनाव लड़ाया। और आप देखिए परिणाम कहां गया। रामपुर में बाई इलेक्शन हुआ था, परिणाम कहां गया। लखीमपुर में बाई इलेक्शन हुआ था, परिणाम किधर गया। नहीं, वो तो ये आरोप लगा रहे हैं कि परिणाम इसलिए आप लोगों के पक्ष में, शलभ मणि जी, क्योंकि आप लोगों ने एजेंसियों का दुरुपयोग किया। और समाप्त की बात मैंने इसलिए कही क्योंकि आपके डिप्टी सीएम कहते हैं कि यहां से समाजवाद जो अखिलेश यादव का है वो समाप्तवाद की ओर जाएगा। योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि रामराज आएगा मैनपुरी में, बाकी सब जगहों पर रामराज है, मैनपुरी में नहीं है। हाँ, तो समाप्तवाद की तरफ जा रहा है ना। आप देखिए कि किस तरह से जूझ रही है समाजवादी पार्टी, एक सीट के लिए किस तरह जूझ रही है। और मैं जिस सीट की बात कर रहा हूं, आप जिस सीट की बात कर रहे हैं, भाटी साहब जिस सीट की चर्चा कर रहे हैं, माननीय नेताजी जैसा व्यक्ति तो वहां से चुनाव लड़ा था, और माननीय नेताजी 94-95 हजार वोट से वहां चुनाव जीते थे तब, जबकि समाजवादी पार्टी बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन था। और उसके बाद नेताजी 94-95 हजार चुनाव जीते। 3% से 4% वहां पे वोटिंग कम हुई है मैनपुरी में। और जिस तरह के रुझान है, आप देखिए भाटी साहब जिस तरह के आरोप लगा रहे हैं, समाजवादी पार्टी जिस तरह के आरोप लगा रही है, ये आरोप पहली बार नहीं लगा रही है। ये जब जब चुनाव हारे हैं तब तक समाजवादी पार्टी ने इस तरह के चुनाव लगाए, कभी वो आरोप लगाए हैं, कभी ईवीएम पर लगाए, कभी इलेक्शन कमीशन पर लगाए, कभी कोर्ट पर लगाए,
कभी सरकार पर लगाए। तो ये आरोप तो इस बात का इशारा है, इस बात की सुगबुगाहट है कि समाजवादी पार्टी के अंदर कैंप में इस बात को लेकर चर्चा हो चुकी कि नहीं आप चुनाव ये हारने जा रहे हैं। ये लोकतंत्र की बात करते हैं, ये ईमानदारी की बात करते हैं। जरा इनसे पूछिए कि जब डिंपल जी बाई इलेक्शन निर्विरोध जीत गई थी कन्नौज से कोई कैंडिडेट उनके खिलाफ चुनाव नहीं लड़ पाया, कोई उनके खिलाफ पर्चा नहीं भर पाया। वो होता है गुंडा राज भाटी साहब, वो होता है आतंक का राज, ठीक है, वो होती है अराजकता। आज तो आप चुनाव भी लड़ रहे हैं, आज तो आप जहां पे आपके लोगों ने वहां पर अराजकता करने का भी प्रयास किया, आपके लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ अभद्रता भी की, हम तो शिकायत करने गए थे। लेकिन आप जरा सोचिए कि आप अपनी सरकार में चुनाव कैसे जीते थे। ठीक है, डिंपल जी को बाई इलेक्शन लड़ाया और निर्विरोध पर्चा भी कोई नहीं भर पाया, किसी को पर्चा भी नहीं भरने दिया और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, मैं डिबेट ओपन करूंगा तो शलमणि जी ये सारे सवाल आपके भाटी जी के पास पहुंचेंगे। केबी त्रिपाठी जी, आप लोगों ने प्रत्यक्ष तौर पर गठबंधन करके देख लिया, उसका नतीजा यूपी में क्या निकला। मैनपुरी की लड़ाई आप लोगों ने पर्दे के पीछे से साथ दिया, आपको लगता है कामयाबी मिलेगी या फिर जो आरोप लग रहे हैं यह वाकई हार का डर है? देखिए राकेश जी, निश्चित तौर पर कामयाबी मिलेगी, जनादेश साथ में है, डिंपल जी चुनाव जीत रही हैं। लेकिन सरकारी तंत्र का दुरुपयोग जिस तरह से आदरणीय शलमणि जी की पार्टी कर रही है वो निश्चित तौर पर वहां दिखाई दिया। पूरी तरह से प्रशासन की गुंडागर्दी चली है, शासन की जो मशीनरी होती है उसका खुलेआम भाजपा की फ्रंटल एजेंसी के रूप में यूज हुआ है। जैसा भी आप कह रहे थे कि आरोप लगाए जाते हैं, आरोप लगने लगते हैं, साहब माननीय उच्चतम न्यायालय आरोप लगा रहा है निर्वाचन आयोग पर, सरकार की कार्यशैली पर। अरे उसी माननीय उच्चतम न्यायालय ने आपके बड़े नेता राहुल गांधी जी को झूठ बोलने पर क्या कुछ कहा था, उसकी चर्चा भी फिर जवाब देना होगा आपको। उसकी चर्चा भी होनी चाहिए। आप जो प्रश्न पूछ रहे हैं उसका उत्तर दे रहा हूं। तो और किस तरीके से गलत प्रोपेगेंडा सुप्रीम कोर्ट के नाम पर आपकी पार्टी फैलाती है उसका जवाब देना मुश्किल हो गया था सुप्रीम कोर्ट में। कहा था शलमणि जी को घर भेज दीजिए, उसी सुप्रीम कोर्ट ने जबरन धर्मांतरण पर चिंता जताई, आप बोलने नहीं देंगे, फिर आप उस पर जवाब नहीं देंगे। शुरू हो जाएगी। राकेश पांडे जी, नहीं, मैं बिल्कुल बोलने दे रहा हूं, लेकिन जहां पर मुझे जो बात लगी उसमें मैंने इंटरप्ट किया। बिल्कुल आपको बोलने दे रहा हूं। बोलने तो दीजिए किसी प्रवक्ता को कि इंटरप्ट नहीं करते रहेंगे। अरे सबको बोलने दे रहा हूं, ये पुराना आरोप हो गया सर। आरोप नहीं हो गया, आप सुना करिए पहले, 1 मिनट तो कम से कम बोलने दिया करिए। 1 मिनट बोलने के बाद मैंने आपको इंटरप्ट किया है, नहीं बाद में देख लीजिएगा डिबेट, आप देख लीजिएगा डिबेट। नहीं मैं देख कर बोल रहा हूं। हाँ तो आप देख के ही मैं देख कर बोल रहा हूं, आप अपनी बात पूरी करिए। नहीं मैं देख कर बोल रहा हूं केबी त्रिपाठी जी। नहीं तो सुनिए फिर आरोप सुनिए। बिल्कुल पूरी तरह से जो गुंडई हो रही है, जो प्रशासन का नंगा नाच हो रहा है, चाहे वो गुजरात में हो रहा हो, हिमाचल में हो रहा हो, उत्तर प्रदेश में हो रहा हो। रामपुर में आप बताइए 31% वोटिंग होने का कोई आधार है? क्यों 31% वोटिंग हो रही, 31%? उसके बाद मैनपुरी में कितना वोट परसेंटेज हो रहा है? करेल और जसवंत नगर की वोटिंग देखिए और दूसरी विधानसभाओं की वोटिंग देखिए। तो कहीं ना कहीं ये आरोप बिल्कुल आधार सहित हैं, उनके साक्ष्य हैं, उनके प्रमाण हैं। लेकिन उसके बाद भी अगर जो आज मीडिया को नहीं ये दिख रहा है तो फिर हम लोग बोलेंगे, बताएंगे और जनता के पास जाएंगे और जनादेश का सम्मान होगा। ठीक है, तो जनादेश केबी त्रिपाठी जी 8 तारीख को आएगा ही, सभी को उसको स्वीकार करना ही पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, नहीं वो शासन का जनादेश होगा, जनता का जनादेश नहीं होगा। अरे नहीं ये सब बातें मत करिए। फिर या तो कह दीजिए कि आप अभी से, तो फिर अगर आप लोग जीत गए तो भी शासन का जनादेश होगा। आज आप बोलिए इस बात को। अगर समाजवादी पार्टी जीतती है, डिंपल यादव जीतती हैं, तो भी आप कहेंगे कि ये लोगों का जनादेश नहीं है, तब भी आप ये कहेंगे ये शासन का जनादेश है। नकार नहीं सकते, मैनपुरी का रहने वाला हूं। नहीं तो आप बोलिए ना केबी त्रिपाठी। आप अगर आज ये कह रहे हैं केबी त्रिपाठी जी, अगर आप आज ये कह रहे हैं कि जो भी जनादेश आएगा वो लोगों का नहीं शासन का होगा, तो ये भी आप कह दीजिए कि अगर डिंपल यादव जीतती है तो लोगों की वजह से नहीं, शासन की वजह से जीतेंगी। नहीं, लोगों की वजह से तो जीती हुई है। मैंने अरे लीजिए फिर वही बात, आप लोगों ने अपने हिसाब से वोटिंग करवा ली क्या? नहीं, लोगों की वोटिंग हुई है। आप जाके लोगों से बात करिए। अरे तो फिर वही बात है। नहीं केबी त्रिपाठी जी, ऐसे नहीं होता है। शासन का जनादेश तो फिर मान लीजिए कि डिंपल यादव जीतेंगी तो शासन की वजह से। अच्छा राकेश, चित भी अपनी पट भी अपनी नहीं होता है। ठीक है, मैं सबके पास आ जाऊं, फिर डिबेट ओपन करूंगा। केबी त्रिपाठी जी सबसे एक कमेंट ले लो। ठीक है, हर्षवर्धन जी मैं आपके पास आता हूं। ये आरोप प्रत्यारोप हर चुनाव में हो गया सर, जहां पर हिसाब इक्वेशंस गलत दिखाई देने लगे या फिर थोड़े से इफ एंड बट्स आ जाए तो उसके बाद आप आरोप लगा दीजिए। लेकिन केबी त्रिपाठी जी इस बात का जवाब नहीं दे पाए कि डिंपल यादव भी अगर जीतेंगी तो क्या शासन की वजह से जीतेंगी? हर्षवर्धन जी आवाज आ रही है आपको? ठीक है, हर्षवर्धन जी तक आवाज नहीं पहुंच रही है। सतीश प्रकाश जी,
अगर डिंपल यादव जीत जाती हैं तो भी क्या यह बात कही जाएगी उस दिन भी कि ये शासन के जनादेश शासन के दम पर जीती हैं? नहीं, देखिए, हर चुनाव का परिणाम हार जीत के रूप में मिलता है, और हार होती है या जीत होती है इससे ज्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में वोट के आधार पर ही आप अपना विचार व्यक्त करते हैं। बीजेपी को यहाँ घबराने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, मेरा मानना यह है कि तमाम इस उपचुनाव में पूरे उत्तर प्रदेश में जिस तरह से शासन प्रशासन का ये तांडव मचा है, कहीं ना कहीं लोगों का जो लोकतांत्रिक मूल्य है उनसे कहीं ना कहीं विश्वास खत्म हुआ है। देखिए, अगर यही माहौल रहा अगले कुछ समय तक तो कोई ऐसा ना हो कि लोग ये कह देंगे कि अब इस देश में चुनाव कराने की आवश्यकता नहीं है। जो सरकारी सिस्टम है, जो पुलिस है, जो प्रशासनिक व्यवस्था से जुड़े हुए लोग हैं, वही ये तय कर लें। बल्कि सिक्का उछाल के एक सिस्टम और भी आ सकता है, देश के संसाधनों का उपयोग ना हो, सीधा सिक्का उछालिए और बीजेपी खुद तय कर ले। सिक्का भी ऐसा हो कि जो दोनों तरफ जो है बीजेपी जिस सिंबल को चाहती है, जीत का सिंबल, वो ही आप दाब लीजिए। देखिए, मेरा कहना यह है कि चाहे वहां डिंपल यादव जी जीते या बीजेपी जीते, महत्वपूर्ण यह है कि लोग जिस तरह से ये आरोप ये एक समय का आरोप नहीं है। इससे पहले जो जिला पंचायत का चुनाव हुआ उसमें तमाम प्रशासनिक व्यवस्था से जुड़े हुए लोग सरकार के साथ खड़े रहे, और ऐसी स्थिति में, ऐसी परिस्थितियों में चुनाव आयोग का रोल बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। केंद्रीय चुनाव आयोग हो या राज्य चुनाव आयोग हो, दोनों को अपनी भूमिका तय करनी चाहिए। नहीं सतीश प्रकाश जी, लेकिन ऐसे आरोप सर तभी होते हैं ना अगर जीत मिल जाती है तो ये सारे आरोप फिर किनारे हो जाते हैं। फिर इसकी चर्चा कोई नहीं करता है कि चुनाव आयोग ने ये कर दिया, पुलिस ने ये कर दिया, शासन ने ये कर दिया, उसके बाद कोई इस बात की चर्चा नहीं करता है। नहीं, चर्चा होनी चाहिए। देखिए, मेरा मानना ये है होनी चाहिए ना, होता नहीं है, के बाद भी चर्चा करें। देखिए, किसी भी अगर कोई सरकार बुरी नियत से काम कर रही है तो उसकी नियत के ऊपर जो सवाल है वो सत्ता प्राप्त करने के बाद नहीं होना चाहिए या जीत के बाद नहीं होना चाहिए। हमेशा तमाम लोगों को, जो भी विपक्ष में तमाम जो पार्टियां हैं, उनको इसके ऊपर सवाल उठाना चाहिए। जीत से पहले, नतीजों से पहले सवाल उठाना चाहिए, नतीजों के बाद नहीं। यही आप कहना चाह रहे हैं? नहीं, सुनिए, हमेशा सवाल उठाना चाहिए। देखिए, अगर कोई गलती है, अगर कोई खामी है, चुनावी प्रक्रिया में अगर कोई खामी है, यहां मुद्दा बीजेपी की हार जीत का नहीं है या समाजवादी पार्टी की हार जीत का नहीं है। किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में चुनाव एक पंथ के रूप में है। अगर आम जनमानस को ये लगा कि अब इस देश में चुनाव की आवश्यकता नहीं है, चुनावी प्रक्रिया में उसका विश्वास रहना चाहिए। सतीश प्रकाश जी, ठीक है, मैं हर्षवर्धन जी का रुख करूं, लेकिन उससे पहले बात जरूर कहूं, हार जीत का ही मुद्दा है सर। हार जीत का मुद्दा नहीं होता तो ये आरोप प्रत्यारोप, ये सारी बातें होती नहीं। ठीक है हर्षवर्धन जी, ये सारे सवाल नतीजों के पहले होते हैं सर। जीत जाए तो सारे सवाल गायब, फिर उसके बाद कोई चर्चा नहीं करेगा। तब शासन की वजह से जीत गया कि किसकी वजह से जीत गया, कोई चर्चा नहीं करेगा। देखिए, पहली बात तो ये राकेश जी, किसी भी पार्टी का, वो विपक्ष में हो या सत्ता में हो, वो चुनाव न कराती है और न ही उसको इस देश का लोकतंत्र ये अधिकार देता है कि वो चुनाव कराने की स्थिति में रहे। इसीलिए चुनाव के पहले हर राजनीतिक दल वो चुनाव आयोग को जहां भी उसको संदेह होता है उसकी पूरी सूची सौंप देता है कि ये अधिकारी, ये दरोगा, ये जो भी चुनाव कर्मचारी हैं, ड्यूटी में लगे हुए लोग, इनमें से अगर किसी पे संदेह है तो उसको हटा दिया जाता है। यहां तक कि डीएम, एसपी भी, एसएसपी भी हटाए जाते हैं। और मैनपुरी हो या रामपुर हो या खतौली हो या उससे पहले के चुनाव, जहां तक अखिलेश यादव जी की बात है, उनके लिए सचमुच प्रतिष्ठा का प्रश्न है। प्रतिष्ठा का प्रश्न अगर नहीं होता तो डिंपल यादव जी को चुनाव लड़ाया, उसके तुरंत पहले यानी घोषणा के ठीक पहले आलोक शाख के जो पूर्व मंत्री हैं, क्योंकि यादवों के बाद वहां सबसे ज्यादा शाख के मतदाता हैं, उनको जल्दी से वहां का जिलाध्यक्ष बना दिया। जिस तरह से परिवार एक हुआ, और परिवार का एक होना बड़ा सुखद है। मैं तो भारतीय परिवार व्यवस्था का बड़ा समर्थक हूं। तो शिवपाल जी का इतना अपमान हुआ लेकिन फिर भी उनको वापस लाया गया। शिवपाल जी पूरे चुनाव याद दिलाते रहे कि बहू तुम याद रखना, तुम ही गवाह रहोगी, अखिलेश गड़बड़ाएगा, हम सब परिवार एक है, अब नहीं हटेंगे। अब इस सब के बीच में किसी को भी, सामान्य बहुत एकदम राजनीति समझने वाले व्यक्ति को दिखेगा कि पहली बार अखिलेश यादव जी का आत्मविश्वास वहां हिल गया है जो मुलायम सिंह यादव की जमीन है। वो मुलायम सिंह यादव जो अपनी जमीन छोड़िए, अपनी लोकसभा विधानसभा छोड़िए, कहीं भी कह देते थे प्रदेश में और वो ठप्पा लग जाता था, समाजवादी पार्टी का निशान जीत की गारंटी हो जाता था। और आज उससे भी बड़ा दुर्भाग्य है, आज समाजवादी पार्टी का कैडर जब समाजवादी पार्टी के जो अभी के प्रमुख है अखिलेश यादव को सुन रहा होगा तो उसको लग रहा होगा हमारा नेता हमारे ऊपर भरोसा नहीं करता। क्या समाजवादी पार्टी के कैडर के सामने किसी प्रशासन की हैसियत है कि वो गलती कर देगा, गड़बड़ियां कर देगा?
क्या समाजवादी पार्टी का कैडर सचमुच इतना कमजोर हो गया है? और जो लोग ये कह रहे हैं कि वोट परसेंटेज, तो ठीक बात है, वोट परसेंटेज देख लेना चाहिए। कितना वोट परसेंटेज है? 54.37% टर्नआउट है मैनपुरी का, और पिछली बार कितना था? 56.77। उपचुनाव में अगर 3% मत में कमी हो रही है तो ये किसी के रोकने से नहीं होती है। दिल्ली में एमसीडी अभी खत्म हुआ, 50.5 हुआ, तो कहने कि भैया ये सब लोग पुलिस प्रशासन वाले रोक ले गए। ये थोड़ा सा दुर्भाग्यपूर्ण है जब नेता अपने लिहाज से सब चीजों का एक विश्लेषण करने की कोशिश करते हैं। लोकतांत्रिक संस्थाओं पर हमला, जनता के बीच भरोसा खत्म करने की कोशिश, ये उचित नहीं है। लड़ाई लड़िए खूब, आपको जहां लगे कि गड़बड़ हो रही है, सरकार के ऊपर, प्रशासन के ऊपर आरोप लगाइए, खूब लड़िए, लेकिन संस्था ही खराब है, ध्वस्त हो गया, सिक्का उछाल के दोनों तरफ एक ही पार्टी का चुनाव चिन्ह लगा रहे हो, ये थोड़ा सा ठीक नहीं लगता है, लोकतांत्रिक व्यवस्था में अनुचित है। ठीक है, चलिए यहां से डिबेट में ओपन करता हूं। और भाटी जी, आपके पास जो बातें आपने कही, ये सवाल उठे भी क्यों? क्योंकि जो बोलने का अंदाज है, लगातार प्रचार करना, मैनपुरी पर पूरी तरीके से फोकस रहना, रामपुर और खतौली में कितनी बार अखिलेश यादव गए ये आप बेहतर तरीके से जानेंगे, आजमगढ़ में कितनी बार गए थे वो भी आप बेहतर तरीके से जानेंगे। इसके बाद रामपुर में आजम खान ने जिस तरीके से रैलियां की, उनके बयान जिस तरीके से मंच से आए, एक अलग बेचैनी दिख रही थी। ये बेचैनी वाकई क्या जमीन के फिसलने की है? बुद्धिजीवी फिर इकट्ठे हो रहे हैं, फिर जरूरी प्रश्न टाले जाएंगे। ये शेर मुझे याद आ गया हर्षवर्धन त्रिपाठी जी का बयान सुनकर। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी हमारे बहुत प्रतिभाशाली पत्रकार हैं और बड़े विचारशील व्यक्ति हैं, और वैसे व्यक्तिगत तौर पे बहुत अच्छे इंसान भी हैं, लेकिन अपनी पूरी प्रतिभा का उपयोग जो है कि चोरी को छिपाने के लिए, उसे नैतिकता का लबादा उठाने के लिए अपनी पूरी प्रतिभा का प्रयोग करते हैं। मैंने प्रश्न उठाया था रामपुर की परसेंटेज पे, वोट परसेंटेज पे। आप बड़ी चालाकी के साथ रामपुर का जिक्र न करके उसे मैनपुरी ले गए कि 54% हो गया, कोई कम थोड़ी हुआ है। मेरा सवाल यह है कि रामपुर में 31% क्यों हुआ है? आजादी के बाद जितने चुनाव हुए हैं सबसे कम मतदान हुआ है रामपुर में। तो उसका जवाब हर्षवर्धन जी थोड़े नहीं देंगे, चुनाव आयोग देगा उसका जवाब। राकेश जी 10 सेकंड दे दीजिए, ठीक सवाल कर रहे हैं, 10 सेकंड दे दीजिए। जी। अगर आप ये कहना चाहते हैं हर्षवर्धन जी, अगर पांडे जी आप ये कहना चाहते हैं कि पत्रकार की कोई जिम्मेदारी नहीं होती, आपने सोचना बंद कर दिया, आपने विचार करना बंद कर दिया, आप कोई प्रश्न नहीं उठाएंगे, तो ये देश डूब जाएगा, इस देश का लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। अरे हमने कब कहा ऐसा? हम तो कह रहे हैं कि वोटिंग परसेंटेज 100 होनी चाहिए, सभी घर से निकले। हम लगातार उस दिन वोटिंग के दिन भी लगातार अपने चैनल से ही अपील करते रहे कि लोग बड़ी तादाद में निकले, वोट करके आए। पांडे जी, राकेश जी 30 सेकंड, ठीक, तो हम बोले करें, मैं भी थोड़ा ऐसे ही बोलने दिया करो जैसे सलमणि जी को और हर्षवर्धन त्रिपाठी जी को समय देते हो अनइरप्टेड बोलने का, थोड़ा समय दिया करो हमें, लेकिन बीच बीच में मत टोका करो, वो खिलो टूट जाती है, फिर आधी बात भूल जाते हैं। मेरा कहना केवल ये है कि आप में से कोई भी तीनों में से हमारे दोनों त्रिपाठी जी और तिवारी जी दोनों अगर ये जवाब दे सकें कि रामपुर में इतना कम पोलिंग क्यों हुआ, उसके जिम्मेदार मैं बता रहा हूं, पुलिस ने वोट नहीं पड़ने दिया। पुलिस गली गली के नुक्कड़ पे खड़ी होगी, महिलाओं पे लाठी चला रही थी, पुलिस लोगों को धमका रही थी। खतौली में एक सीओ राकेश सिंह का वीडियो सारे मीडिया में घूम रहा, सोशल मीडिया में, वो कह रहे थे किसी और प्रमाण पहचान पत्र को नहीं मान रहे थे। चुनाव आयोग का निर्देश है कि 15 पहचान पत्र मान होते हैं, ठीक, वो कह रहे थे केवल वोटर कार्ड लेके आओ तो वोट डालने देंगे। ठीक है, हर्षवर्धन जी कुछ कह रहे हैं, उसके बाद ये जरूर जवाब दीजिएगा कि अखिलेश यादव एक ही बार क्यों गए। हर्षवर्धन जी देखिए राकेश जी, सबसे पहले तो ये कि अखिलेश जी का पूरा जो बयान था, और मैं चूंकि पत्रकार के तौर पर देखता हूं, संयोग से अभी ये नौबत नहीं आई है कि किसी एक पार्टी में बंध के काम करना पड़े। जब किसी पार्टी में बंध जाऊंगा तो भाटी जी की ही तरह उसी पार्टी के लिए लड़ूंगा, लेकिन आज तो मैं पत्रकार के तौर पर हूं। और अखिलेश जी का जो बयान था वो पूर्णतः मैनपुरी की चिंता था, इसीलिए मैंने मैनपुरी का वो वोट प्रतिशत बताया जिससे समझ में आया। अब आगे की बात सुन लीजिए। जिस वीडियो की आप बात कर रहे हैं, जिस एकमात्र वीडियो में वो पहचान पत्र मानने को तैयार नहीं है, उस अधिकारी की सबसे ज्यादा लानत मीडिया के ही साथियों ने सबसे पहले भेजी। इंतजार नहीं किया उन्होंने कि समाजवादी पार्टी की रिलीज आएगी, कुछ होगा तब हम कुछ कहेंगे। और जहां तक रही बात कि वहां मत प्रतिशत कम क्यों हुआ, आप आजम खान की हताशा देखिए। आजम खान जो कहते थे डीएम से जूते साफ करवाऊंगा, आज पुलिस जिंदाबाद के नारे लगवा रहे हैं।
तो अब ये संकट आपके नेताओं का है, तो उसमें पत्रकार या चुनाव आयोग क्या करेगा? और दुर्भाग्यपूर्ण है अगर सिर्फ 33% मत पड़ा, ये सचमुच दुर्भाग्यपूर्ण है कि देश के किसी हिस्से में अगर मतदान कम होता है तो ये लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है, और जो मत डालेगा वही तय करेगा कि मतदान का नतीजा क्या होगा, परिणाम क्या होगा। मैं भी आपके साथ इसमें दुखी हूं कि मत प्रतिशत कम हुआ है। बोलिए भाटी जी। 31.9 हुआ है, 35 नहीं हुआ है, पहली बात। दूसरी बात, वो मतदान इसलिए कम हुआ है कि पुलिस ने खुलेआम लोगों को वोट डालने से रोका है। पुलिस जाति धर्म देखकर, नाम देखकर, ना सरनेम देखकर लोगों को वापस भगा रही थी। और वो जो वीडियो आई है त्रिपाठी जी, वो खतौली की है, जो सीओ की वीडियो है, वो रामपुर की नहीं है। वहां भी बदमाशी हो रही थी। दूसरी बात, जब कोई आरोप लगता है, जब कोई धांधली होती है, जब कोई अनियमितता होती है, ऐसा तो हम नहीं मान सकते कि सब सरकारी कर्मचारी दूध के धुले हैं, सारे पुलिस वाले बहुत ईमानदार हैं, सारा प्रशासन बहुत ईमानदार है। लोकतंत्र में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए तो लगातार चौकसी रखनी पड़ती है, लगातार प्रश्न उठाने पड़ते हैं, लगातार बताना पड़ता है कि ये धांधली हो रही है। जब हम धांधली का सवाल उठाते हैं तो मीडिया हम पे पूरी तरह से पिल पड़ता है कि तुम तो चुनाव हार रहे हो इसलिए आरोप लगा रहे हो। लोकतंत्र में जिस दिन आरोप लगने बंद हो जाएंगे, नहीं तो आरोप लगाइए भाटी जी, आरोप लगाइए, बिल्कुल उस आरोप का स्वागत है। आरोप लगाएंगे तो हम उसे उठाएंगे भी, लेकिन आरोप थोड़ा तार्किक होना। सर, आपने कहा पुलिस ने वोट डालने नहीं दिया खास जाति और समुदाय को। आप जरा बताइए रामपुर के किस इलाके पर पुलिस तैनात थी और वहां से लोग वोट नहीं डाल पाए? मुझे उस इलाके का स्पेसिफिक नाम बताइए। रामपुर के चप्पे चप्पे में पुलिस नहीं, इलाके का नाम बताइए ना सर, चप्पे चप्पे नहीं। मैं उस इलाके से स्पेसिफिक मैं शलभ मणि जी से सवाल पूछूंगा, मुझे उस इलाके का नाम बताइए, रामपुर की किस गली के लोग वोट नहीं डाल पाए? अगर आप इजाजत दें तो मैं उस चैनल का नाम बता दूं जो नहीं चैनल नहीं, यहां पर नहीं, किसी और को कोट मत करिए। अगर आपके पास पुख्ता जानकारी है, मुझे रामपुर के उस मोहल्ले का नाम बताइए, उस गली का नाम बताइए जहां पर पुलिस तैनात थी, लोग अपने घरों से नहीं निकल पाए वोट डालने के लिए। एक चैनल ने लगातार दिखाया है बूथ खाली पड़े हैं, लोगों से पूछ रहे हैं लोग क्यों नहीं आ रहे वोट डालने। नहीं, हवा में मत डालिए सर, हवा में मत बातें करिए। अगर आपके पास पुख्ता जानकारी है तो आप जवाब दीजिए, फिर मैं शलभ मणि जी से पूछता हूं, वरना यह सिर्फ आरोप होगा और हवा में लगाया गया आरोप होगा कि पुलिस को ब्रीफिंग दी गई है। सपने में देख लिया अखिलेश यादव ने। जब आपने क्लीन चिट दे दी, आप तो, नहीं, मैं क्लीन चिट नहीं दे रहा हूं, मैंने बिल्कुल क्लीन चिट नहीं दी। मैं आपसे स्पेसिफिक सवाल पूछ रहा हूं, रामपुर के किस मोहल्ले किस गली के लोग वोट नहीं डाल पाए पुलिस की वजह से? नहीं, जब आपने क्लीन चिट दे दी, आप तो अरे ये क्लीन चिट कहां हुई? फिर वही बात है भाटी जी, शलभ मणि जी, इनके पास तो जानकारी नहीं है। लेकिन चलिए, पूरे रामपुर में आपकी पुलिस ने अत्याचार कर दिया सर, लोकतंत्र के सबसे बड़े अधिकार से वंचित कर दिया लोगों को। राकेश पांडे जी, ये बहुत चालाकी भरा। राजकुमार भाटी जी आज लोकतंत्र की बात कर रहे हैं और मीडिया की उसमें भूमिका की बात कर रहे हैं, बहुत अच्छा लगा। वही पार्टी है समाजवादी पार्टी जो कहती थी हल्ला बोल, और हल्ला बोल किसके खिलाफ बोला था? अगर आपको याद ना हो तो मैं याद दिला दूं भाटी जी, हल्ला बोल मीडिया के खिलाफ ही बोला था, मीडिया के लोगों के खिलाफ ही बोला था। और आज आपको देखिए जनता ने कहां पहुंचा दिया है, जनता ने इस स्थिति में पहुंचा दिया है कि हमारे समाजवादी पार्टी के जो हमारे प्रिय भाई भाटी जी हैं, वो लोकतंत्र में मीडिया की भूमिका पर इतना अच्छा ज्ञान दे रहे हैं। बहुत अभिनंदन आपका कि आपको मीडिया की भूमिका समझ में तो आई। जिस मीडिया की आप गाड़ियां जलाते थे, जिस मीडिया को आप पे आप हमले करते थे, जिस मीडिया को आप कहते थे हल्ला बोल, इनको मारो पीटो, आज आप कहीं ना कहीं नतमस्तक है उस लोकतंत्र के आगे। और इसके लिए कोई जिम्मेदार है तो इस देश और प्रदेश की जनता जिम्मेदार है। और देखिए, एक वीडियो, दो वीडियो, कहीं बता रहे हैं वीडियो रामपुर का था, कहीं बता रहे हैं वो वीडियो कहीं और का था। आप इस तरह का इल्जाम लगाकर ये इलेक्शन कमीशन को बदनाम मत करिए। इलेक्शन कमीशन की अगर प्रतिष्ठा बचेगी तो सबकी प्रतिष्ठा बचेगी। ये चुनाव कोई सरकार नहीं करा रही थी, इलेक्शन कमीशन करा रहा था। और आज के दौर में राकेश जी, मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि हर व्यक्ति बहुत जागरूक है, सबके हाथ में मोबाइल फोन है, सबके हाथ में इंटरनेट है। ठीक है, बैठ के क्या क्या वीडियो भाटी जी करना चाहते हैं, फिर मैं बाकी मेहमान का रुख करता हूं। भाटी जी जल्दी, जिसमें कोई व्यक्ति अपने घर के बाहर। ठीक है भाटी जी। शलभ मणि जी ने कहा कि जिस मीडिया की आप गाड़ी चलाते थे, शलभ मणि जी, जिस पुलिस की वजह से आप संसद में रोते थे नहीं खड़े होके, मुझे पुलिस मार देगी, आंसुओं से रोते थे, उस पुलिस का ठेका ले रहे हो आज ईमानदार होने का। जब तो पुलिस इतनी खराब थी कि आपको पुलिस से डर था मरने का, आप संसद में आंसुओं से रोए थे, धार धार रोए थे। ये अवसरवादी बातें अच्छी नहीं लगती। शलभ मणि जी, एक पुलिस वाला अच्छा भी हो सकता है, एक पुलिस वाला खराब हो सकता है। जो धांधली करेगा उस पर सवाल उठेगा। और आप ईमानदारी से कह दो कि रामपुर में वोट डालने से नहीं रोका गया, क्यों 31% पोल हुआ है? जल्दी से शलभ जी, 5 सेकंड चाहिए होंगे जल्दी।
देखिए राजकुमार जी, बहुत अच्छा किया आपने जिक्र कर दिया। आपने इस देश के एक संत को, जिस संत ने अपना जीवन समर्पित कर दिया इस देश को, उनके प्रति आपका क्या भाव था और इसीलिए आज समाजवादी पार्टी किस स्थिति में पहुंच चुकी है ये मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। आपने जो किया है अपनी हुकूमत में, अपनी सरकारों में जो किया है वो पूरा देश जानता है। और आपको लगता है कि आप वही सारे आरोप, जो काम आप खुद करते रहे वही सारे आरोप लगाकर चुनाव की हार से बच जाएंगे, तो ये होने वाला नहीं है। आप लगातार चुनाव हार रहे हैं, आगे भी चुनाव हारेंगे और इस देश और प्रदेश की जनता ने आपकी अराजकता को नकार दिया है। आपको एक बहाना चाहिए, उस बहाने के तौर पे आप इलेक्शन कमीशन पे आरोप लगाते हैं, आप पुलिस पे आरोप लगाते हैं, आप प्रशासन पे आरोप लगाते हैं, लेकिन देश और प्रदेश की जनता जानती है कि दरअसल आपको उसने नकार दिया है और इसलिए आपके पास एक चुनावी बहाना चाहिए। वो आपको इलेक्शन कमीशन मिलता है, चुनाव आयोग मिलता है, पुलिस मिलती है, प्रशासन मिलता है। ठीक है, आखिर के कुछ समय में सतीश प्रकाश जी का रुख करता हूं। सतीश प्रकाश जी, ये वाकई साख और अस्तित्व का सवाल है, क्योंकि अगर वाकई समाजवादी पार्टी मैनपुरी हार जाती है, परिवार बिखरेगा, प्रदेश भी हाथ से जाएगा। वैसे भी अभी सरकार नहीं है 2 बार से। नहीं, देखिए हम बड़े गंभीर विषय के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। आज चर्चा इस बात के ऊपर हो रही है कि क्या भारत में वोट डालने का जो अधिकार है, आजादी में सबसे बड़ा जो राइट्स है लोगों को क्या मिला? वोट डालने का अधिकार है ना। इसी दुनिया के अंदर, इसी देश के अंदर बाबा साहब ने खुद ये कहा कि मैं वोट का अधिकार धन संपत्ति के आधार पर नहीं दूंगा। नहीं सतीश प्रकाश जी, ये हवा की बातें हैं। मैंने भाटी जी से पूछा कि रामपुर के किस गली और मोहल्ले के लोग वोट नहीं डाल पाए पुलिस की वजह से, इसका जवाब नहीं आप लोगों के पास, लेकिन हवा में ये बातें जरूर की वोट नहीं पड़ा, लोग वोट नहीं डाल पाए। सुनिए मेरी बात तो सुनिए। नहीं, इतना समय नहीं। हर्षवर्धन जी, एक टिप्पणी आपकी। ठीक है, इतना समय नहीं है। एक मिनट सतीश प्रकाश जी। हर्षवर्धन जी, ये सिर्फ हवा की बातें हैं, नहीं तो स्पेसिफिक मोहल्ले गली का नाम बता देते, या अगर कोई परिवार स्पेसिफिक इनको शिकायत पहुंचाया हो कि साहब हम वोट नहीं डाल पाए, तो उसका भी नाम ले लेते। हर्षवर्धन जी, आपकी टिप्पणी। ठीक है, इतना समय नहीं है मेरे पास, आखिरी 1 मिनट है। ठीक है हर्षवर्धन जी, 10 सेकंड आपके पास। मैं सिर्फ 3 लाइन बोलता हूं। देखिए, ये अच्छी बात नहीं है कि हर वक्त आप चुनाव आयोग से लेकर हर संस्था को कटघरे में खड़ा करते हैं, ईवीएम को कटघरे में खड़ा करते हैं। और उससे भी खराब क्या है जानते हैं? समाजवादी पार्टी कह रही है कि यादव और मुसलमानों को वोट नहीं डालने दिया जा रहा है, जब चुनाव आयोग ने कहा वो सूची दे दीजिए। आज तक वो सूची इकट्ठा नहीं हो पाई है, नहीं दे पा रहे। ये अच्छा नहीं है कि जाति आधार पर इस तरह नहीं। और यही बातें मैंने कही कि अगर कोई लिस्ट हो, कोई परिवार का नाम हो, किसी मोहल्ले को लेकर जानकारी हो, किसी गली को लेकर जानकारी हो कि फला गली, फला मोहल्ला, फला परिवार के लोग वोट नहीं डाल पाए, तो उसकी आप जानकारी देते। चलिए, वक्त इतना ही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमसे जुड़ने के लिए। लेकिन चुनावों को लेकर यह बड़ी कवरेज टाइम्स नाउ भारत पर लगातार जारी रहेगी। 8 तारीख को सुबह से लगातार सबसे बड़ी कवरेज, सबसे तेज और सटीक नतीजे टाइम्स नाउ भारत पर आपके सामने होंगे। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही।